सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 8वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रारंभिक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं, यह जो यहाँ जो आपको एक मोहर जैसा दिख रहा है, यह हड़प्पाई मोहर है। ये एक सिंह वाला, एक कुबर वाला सांड है। ये तरह तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। यानी कि सिंध में मोहनजोदड़ो है और रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, पश्चिमी पंजाब में। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं था कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी और बाद में हुआ भी। आज़ादी के बाद भारत में बहुत से क्षेत्र में नए नए हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के जगह मिले। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात में है। गांधी जी का जन्म इसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और पंजाब में अम्बाला ज़िले में यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद हैं मगर इस पर हावी नहीं है। ये इसके मूल तत्व नहीं हैं। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत मीन्स आगे आगे चलने वाला। अग्रदूत होता है आगे आगे चलने वाला, यानी कि जो बाद की सांस्कृतिक युग था उसको प्रारंभ करने वाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस ईरान को कहते थे, मेसोपोटामिया इराक को कहते थे, मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर की सभ्यता जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी कि प्रमुख वर्ग व्यापारी वर्ग ही थे। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। कतार मीन्स पंक्ति, एक पंक्ति में दुकान था और दुकान छोटे छोटे थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं,
क्योंकि कहते हैं लेखक के अनुसार हमको बहुत कम जानकारी है उस समय के बारे में, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने इस बीते हुए युग से जोड़ती है। कहता है परिवर्तन भी हुए मगर लगातार निरंतरता, लगातार एक ऐसी श्रृंखला चलती आती रही जिसमें सभी आज भी हम उस हजारों वर्ष पुराने तौर तरीक़ों से, सभ्यता से जुड़े हुए हैं। कहता है संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाती है। ये देखिए मोहनजोदारो का महान स्नानागार है। स्नानागार, स्नान करने का घर, आगार मीन्स घर होता है, स्नान बाथरूम जिसको बोलते हैं, स्नान करने का घर। ये देखो पूरे ये बीच में पोखरा जैसा है और चारों ओर वो घर बना हुआ है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया। यानी कि उस समय में हर चीज़ बहुत ही डेवलप्ड रूप में था, चाहे नाली व्यवस्था हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे तकनीकी रूप से हो, हर रूप में वह विकसित हो गया था। अब आगे कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्यों का आना। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे उसका हमें अब भी पता नहीं है। ऐसा संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वान इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। उनको लगता है ये दोनों एक ही थे। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। अब जो हजारों वर्ष पहले आ गया तो उसको हम बाहरी कैसे मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसे दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। शायद सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ भी आती थी तो बाढ़ के कारण भी नगर और गांव को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई जिससे नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात के सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। अब सोचिए उस ज़माने में भी ये 2-3 मंजिले घर हुआ करते थे। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा मीन्स क्षेत्र, प्रदेश पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। समृद्ध मीन्स रिच, धनी। पर मध्य युग के बाद यह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है
कि मौसम परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन के पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा, पूरे क्षेत्र पे नहीं पड़ा होगा। इस तरह की बात है। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने इन्हें सुरक्षित भी रखा। वही इनके इस अवशेष को सुरक्षित रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नव आगंतुकों, नया आने वालों, आगंतुक आने वाला, नवमिस नया ने दिया होगा, जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर दिशा से भारत में ये कबीलें और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हो। जज्मिस यहाँ रहते गए हो, इनको अपना मानते गए हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रह गए। इसलिए भारत को मानव का महासमुद्र कहा जाता है। यहाँ नई सभ्यता संस्कृति को ग्रहण करने का गुण और अपनी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखने का गुण बहुत ही अच्छे तरीक़ा से है और नए शोध के द्वारा पता चला है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्य और आज के वर्तमान समय के जो लोग हैं, जो जनमानस हैं, वो तीनों एक ही थे, सेम थे, क्योंकि इनका डीएनए टेस्ट जब किया गया तो ये सब एक ही डीएनए, ये समानता पाई गई इसमें। इसलिए कहा जाता है जो आर्य बाहर के नहीं है, आर्य यहीं के भारत के ही मूल निवासी। नए शोध से ऐसा पता चला है। धन्यवाद। अब आगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।